हेलो ऑल, वेलकम टू राजमोहन राइस अकेडमी। आज हम हमारी एक्सप्लेन सीरीज में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फ्रॉम योर इंडियन कल्चर पोर्शन ऑफ जनरल स्टडी। वो हमारा करंट अफेयर है दैट इज योर धर्म चक्र डे या धमा चक्र डे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एक्सप्लेन सीरीज में हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक के साथ जो उसके पीछे की कहानी है, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो कंसेप्ट है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो आज सबसे पहले देखेंगे कि धर्म चक्र डे क्यों न्यूज में था, क्या उसकी रिलेवेंस है, और साथ में देखेंगे कंसेप्ट ऑफ धमा इन इंडियन हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिगार्डिंग दी धमा चक्र डे। अगर धमा चक्र डे की बात की जाए तो धमा चक्र डे जो है वो आपका 4 जुलाई 2020 को ऑब्जर्व किया गया। अब सवाल आता है कि 4 जुलाई की खासियत क्या है, या क्या हर साल इस स्पेसिफिक डे को 4 जुलाई को ही ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, धर्म चक्र डे के समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। ये धर्म चक्र डे नॉर्मली आषाढ़ मंथ में जिस दिन फुल मून होता है, जिस दिन आपका फुल मून होता है, उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। आषाढ़ मंथ का मतलब है जुलाई महीना। अब सवाल आता है, आषाढ़ मंथ के फुल मून की हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या है। ये आषाढ़ मंथ में जो फुल मून है, ये वही दिन है जिस दिन महात्मा बुद्धा ने सबसे पहले अपना सरमन अपने 5 डिसिपल्स या अपने 5 शिष्यों को दिया था। तो जिस दिन महात्मा बुद्धा सबसे पहले अपना ज्ञान जो है वो अपने शिष्यों को देंगे, उस दिन को हम लोग धर्म चक्र डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और वो दिन था फुल मून आषाढ़ मंथ का, जो इस साल आपका हुआ 4 जुलाई 2020 को। इस साल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस स्पेसिफिक दिन को ऑब्जर्व किया, या रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री थी इस स्पेसिफिक दिन की ऑब्जर्वेंस के लिए। पहली बात क्लियर। आई थिंक आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि जो आपका धर्म चक्र है, धर्म चक्र नाम से पता चल रहा है, धर्म चक्र का मतलब है व्हील ऑफ धमा। ये वो दिन है जिस दिन महात्मा बुद्धा ने सबसे पहले जो बुद्धिज्म या अपना धर्म है, अपना धमा है, उसको एस्टेब्लिश किया, लोगों तक पहुंचाया। इनिशियल स्टेजेस में जो भी महात्मा बुद्धा की टीचिंग थी वो वर्बली ट्रांसफर होती थी कि एक मॉन्क से, जैसे 5 मॉन्क्स को उन्होंने सुनाया, उसके आगे उन्होंने आगे सुनाया। तो इस तरह से वर्बली जो था वो आपकी बुद्धिस्ट या महात्मा बुद्धा की टीचिंग जो थी वो ट्रांसफर हुआ करती थी। बाद में जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, वहां पे जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा थी उनको कंपाइल किया गया था विनय पिताका, सुता पिताका, और बाद में उसकी फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हुई, दैट इज योर अभिधम पिताका, जिनको हम ती पिताका के नाम से जानते हैं। इनिशियल स्टेजेस पे सारे के सारे बुद्धा की जो टीचिंग थी उनको कम्युनिकेट किया गया था वर्बली। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो धर्म चक्र है, इसका मतलब है कि ये वो दिन है जहां से धर्म का जो चक्कर था, धर्म की शुरुआत हो चुकी थी। धमा, धर्म हर एक रिलीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। हिंदुइज्म के लिए धमा या धर्म का मतलब डिफरेंट है, जैनिज्म में धमा का मतलब डिफरेंट है, और जो आपका बुद्धिज्म है उसमें धमा का मतलब सिंपल सा है, जो आपके महात्मा बुद्धा की टीचिंग्स है। तो जिस दिन सबसे पहले महात्मा बुद्धा पढ़ाएंगे या अपनी टीचिंग्स जो हैं वो अपने शिष्यों को देंगे, उसी दिन से बुद्धिज्म के अकॉर्डिंगली हिंदुस्तान में इस स्पेसिफिक एरिया में धर्म की शुरुआत होगी, जिसको हम लोग कहां से डिपिक्ट करते हैं, धर्म चक्र से डिपिक्ट करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि धर्म चक्र का हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या है। तो पहला तो दिन था आपका 4 जुलाई 2020। इस पूरे की पूरी कहानी के बारे में ये जो मैंने बताया आप लोगों को कि पहला सरमन सारनाथ में दिया गया है, उस सरमन में महात्मा बुद्धा ने क्या कहा था, क्योंकि जो वो कहेंगे, जो उनकी टीचिंग्स होंगी, वही बाद में धर्म बनेगा, वही बाद में धमा बनेगा। तो इसके बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है, और जो आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसका नाम है धम्मचक्कपवतन सुता। धम्मचक्कपवतन सुता। इस टेक्स्ट के अंदर मेंशन है कि जब पहली बार सारनाथ में सरमन दिया गया महात्मा बुद्धा के द्वारा, तो उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि मेरे को पता है कि सफरिंग का कारण क्या है, क्यों समाज के अंदर, क्यों दुनिया के अंदर परेशानियां हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे को ये भी पता है कि हाउ टू एंड सफरिंग्स, कि किस तरह से सफरिंग्स को खत्म किया जा सकता है। तो बेसिकली धमा जो है वो यहीं से एस्टेब्लिश होगा। उनकी जो टीचिंग्स है, जिनमें अभी थोड़ी देर बाद हम लोग धमा का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, 5 नोबल ट्रुथ्स की बात करेंगे, सत्यों की बात करेंगे, जो कि आपकी महात्मा बुद्धा ने पहले सरमन के दौरान ही डिस्कस की थी। क्लियर। तो ये जो पहला सरमन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये कहां पे मेंशन है, आपकी धम्मचक्कपवतन सुता। क्लियर। तीसरी बात क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म चक्र, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धमा चक्र। तो धमा चक्र के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि धमा चक्र जो है वो व्हील ऑफ धमा है। ये वो दिन है जब पहली बार महात्मा बुद्धा ने धर्म की बात की थी लोगों के साथ, या महात्मा बुद्धा के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धमा वो एस्टेब्लिश हुआ था। चौथा आ जाएगा व्हाट इज द रेलेवेंस
ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन, या व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ धमा चक्र। नो डाउट हम लोग जो धमा चक्र है या उसको हम लोग एसोसिएट करते हैं बुद्धिज्म के साथ, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो धमा चक्र है ये हिंदुइज्म में भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। हम लोगों को हिंदुओं के मंदिर में भी जो चक्र है, जो धर्म चक्र है, जो व्हील है, वो देखने को मिला है। विष्णु पुराण की बात की जाए, तुम्हारी भगवत गीता की बात की जाए, वहां पे भी धर्म चक्र की बात की गई है, वहां पे भी धर्म की बात की गई है, धमा की बात की गई है। क्लियर है? तो जो चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो चक्रवर्ती किंग हुआ करते थे हिंदुइज्म के अंदर, उनको भी एक तरह से जो है वो धमा की स्थापना का ही श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने धर्म की फाउंडेशन की थी इंडिया के अंदर या हिंदुइज्म कल्चर के अकॉर्डिंगली। ये अलग बात है चक्रवर्ती को ये भी कहा जाता था जो चारों दिशाओं में जिसका राज हो, लेकिन उसके साथ साथ वो धर्म, एक स्पेसिफिक रिलीजन को भी इस स्पेसिफिक एरिया में एस्टेब्लिश किया करते थे। तो धर्म चक्र की बात की जाए, धमा चक्र की बात की जाए, तो इसके हम लोगों को मल्टीपल डायमेंशन जो है वो देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर में जो चीजें थी वो मैंने आप लोगों के साथ एक तरह से डिस्कस कर ली। अब सेकेंड कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा स्टैटिक पोर्शन है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धमा। अब देखो यार, धमा को आप लोग किस तरह से डिफाइन करोगे? धमा को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। आसान भाषा में बुद्धिज्म के अकॉर्डिंगली धमा का मतलब है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म धमा का मतलब है जब महात्मा बुद्धा हम लोगों को बताएंगे कि मूर्ति पूजा नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई कास्ट रिजिडिटीज नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे लोग जो हैं वो बराबर हैं, भगवान या गॉड का कंसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और उसके साथ पूरी दुनिया में 4 चीज़ें जो है वो सत्य हैं जिनको 4 नोबल ट्रुथ का नाम दिया गया। वो 4 सत्य चीज़ें वही थी जो कि मैं फर्स्ट सरमन में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, जिसमें ये कहा गया कि पूरी दुनिया में जो परेशानियां हैं या पूरी दुनिया जो है वो फुल ऑफ सफरिंग है, हर जगह जो है वो लोग परेशान हैं। उन परेशानियों की जो जड़ है वो क्या है? तुम्हारी डिजायर्स हैं, और अगर तुम डिजायर्स को कंट्रोल कर लोगे तो सफरिंग जो है वो खत्म हो जाएंगी। इसका सिंपल सा मतलब है, उन्होंने ये कहा कि डिजायर जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। चौथा सत्य, फोर्थ नोबल ट्रूथ उनके अकॉर्डिंगली था कि या जो आपके डिजायर्स हैं उनको कंट्रोल करने का रास्ता है, जिसको उन्होंने 8 अलग अलग मार्ग में, 8 अलग अलग रास्तों में, 8 अलग अलग पास में डिवाइड किया, जिनको हम लोग 8 फोल्ड पाथ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये जो सारी की सारी टीचिंग्स है महात्मा बुद्धा की, ये क्या है? धमा है फॉर बुद्धिज्म। जो टीचिंग्स हैं या फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स हैं या जो रूल्स बनाए गए थे महात्मा बुद्धा के द्वारा फॉर मोनेस्टिक लाइफ, कि किस तरह से मोनेस्ट्रीज जो वो गवर्न करेंगी, मोनेस्ट्रीज जो वो चलेंगी, ये सारे के सारे आपके बाद में बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे गए, जिसको ती पिताका का नाम भी दिया जाता है, विनय पिताका, सुता पिताका या अभिधम पिताका, वो सारे के सारे जो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुद्धिज्म की टीचिंग से या महात्मा बुद्धा की टीचिंग से ही एक्सट्रैक्टेड है। तो वो सारे का सारा जो है वो धमा को एस्टेब्लिश करते हैं या धमा के बारे में हम लोगों को बताते हैं। तो जो 8 फोल्ड पाथ था उसके बारे में मैंने यहां पे लिखा हुआ है। 8 फोल्ड पाथ में सबसे पहला रास्ता है राइट अंडरस्टैंडिंग। आप सब लोगों को ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में सफरिंग या परेशानियां जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो मौजूद हैं, और उन परेशानियों का जो कारण है वो क्या है? डिजायर्स है। अगर आपको ये बेसिक चीज पता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप खुशी जो है वो हासिल कर सकते हो, आप लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण का सिंपल सा मतलब है जहां पे तुम हर एक गलत चीज को, हर एक डिजायर को जो है अपने शरीर से निकाल दोगे, जिसके कारण तुम्हें बार बार जन्म लेने की, बार बार बर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा बुद्धा ने कभी भी जो बर्थ या रीबर्थ का जो कंसेप्ट है उसको इग्नोर नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि बार बार जन्म इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारी जो डिजायर्स है वो खत्म नहीं होती हैं, जिसके लिए हमें फिर से जो है वो पैदा होना पड़ता है। तो अगर आप अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लोगे तो उसके बाद आपको बार बार बर्थ लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अल्टीमेट गोल आपका यही है कि जो बर्थ की साइकिल है, डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल है, उससे अपने आप को छुटकारा प्राप्त करना, क्योंकि ये जो बर्थ है इसका मतलब ही तुम्हारा सफरिंग है। और ह्यूमन लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जहां पे तुम पैदा हुए तो जब तक तुम्हारा जो लाइफ है वो खत्म होगा तब तक तुम्हें अपने डिजायर्स को बिल्कुल खत्म कर देना है, जिसके साथ ही तुम्हारा जो शरीर और आत्मा दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो चाहे सोल की बात करें, चाहे गॉड की बात करें, उसको महात्मा बुद्धा ने बेसिकली रिजेक्ट किया था, उसको उन्होंने कभी भी एंडोर्स नहीं किया। ये अलग बात है कि बाद में हमने इनको भगवान बना दिया, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिबेट, बट इन रियलिटी जो महात्मा बुद्धा हैं उन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस को मना किया था कि भगवान या गॉड नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर? तो पहला तो आ गया राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा आ गया तुम्हारा राइट थॉट।
तुम्हारी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। सोच अच्छी होने का मतलब है कि तुम हमेशा ह्यूमन काइंड की किस तरह से हेल्प कर सकते हो, किस तरह से लग्जरीज को अवॉइड कर सकते हो, उसके बारे में भी तुमने हमेशा सोचना है। तीसरा आ जाएगा राइट स्पीच। जब तुम बोलोगे तो उसमें ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें फ्रेब नहीं होना चाहिए। अगला आ गया राइट एक्शन। जो भी तुम्हारा काम हो वो सही होना चाहिए। राइट एक्शन का मतलब यहां पे है कि तुम लोग किसी भी तरह की किलिंग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगे, किसी भी तरह की जो स्टीलिंग या चोरी चकारी है उसमें तुम लोग, या उस तरह का काम जो है वो तुम लोग नहीं करोगे। उसके बाद आ जाएगा राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड का मतलब है कि जब भी तुम नौकरी करोगे, कहीं भी जो भी तुम काम करोगे, वो काम तुम पूरी ईमानदारी के साथ करोगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ करोगे। उसके साथ तुम्हारा आ जाएगा राइट एफर्ट। आप लोग जो हैं वो हमेशा कोशिश करोगे कि किस तरह से जो तुम्हारे बैड थॉट्स हैं तुम्हारे माइंड के, दिमाग के, उनको तुम लोग कंट्रोल कर सको, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने अपनी डिजायर्स को कंक्योर करना है। उसके लिए तुम्हें अपने अंदर के जो इविल्स हैं, जो तुम्हारे अंदर की कमियां हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है वो तुम्हें राइट एफर्ट करने पड़ेंगे, सही काम करना पड़ेगा, जिसके थ्रू जो है वो तुम बैड थॉट्स को, जो तुम्हारी गलत डिजायर्स हैं, गलत सोच है, उसको कंक्योर कर सको, उसको खत्म कर सको। उसके बाद आ जाएगा राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस का मतलब है कि तुम लोगों ने जो है वो अपनी बॉडी को समझाना है कि किसी की मेडिटेशन जो है वो एक वे है, एक तरीका है, जिसके थ्रू तुम अपनी बॉडी के अंदर जो मौजूद तुम्हारे इविल्स हैं, जो बुराइयां हैं, उनको तुम जो परेशानियां हैं, उनको तुम बाहर निकाल सकते हो। और लास्ट आ जाएगा दैट इज योर राइट कॉन्सेंट्रेशन। राइट कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जहां पे तुम मेडिटेशन के थ्रू इविल्स को, बुराइयों को अपने से बाहर निकाल दोगे, डिज़ायर्स को कंट्रोल करोगे, और जैसे ही तुम इस स्पेसिफिक रास्तों या इन सारे के सारे रास्तों को फॉलो करोगे, उसके बाद तुम्हें निर्वाण का प्राप्ति हो जाएगा। निर्वाण का मतलब यह है कि जहाँ पे तुम्हारी व्हेन रीबर्थ सीजेस, जब तुम्हारी रीबर्थ जो है वो रुक जाएगी, सिंपल सा मतलब निर्वाण प्राप्त हुआ। बार बार तुम्हें ये जो बर्थ एंड डेथ का साइकिल है, इसमें फंसने की ज़रूरत या इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरे का पूरा जो कंसेप्ट है, ये तुम्हारा धमा का कंसेप्ट था अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंगली धमा इज डिफरेंट, जैनिज्म के अकॉर्डिंगली धमा इज डिफरेंट, बट क्योंकि हमारा धर्म चक्र डे जो था ये रिलेटेड था विद बुद्धिज्म, तो यही कारण था। ये बुद्धा या बुद्धिज्म के जो टीचिंग्स हैं, उन्होंने ही बेसिकली धमा की फाउंडेशन की थी, उन्हीं को ही बेसिकली हम लोग धमा कहते हैं, जहां पे सफरिंग को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये सारे के सारा रास्ता, ये सारे के सारे जो तरीके थे, वो महात्मा बुद्धा ने हम लोगों को बताए थे। और लास्ट एक छोटा सा है, एसोसिएटेड है, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू इंडियन कल्चर, कि हिंदुस्तान का जो हमारा आज का कल्चर है, मॉडर्न कल्चर है, उसमें क्या हमें कंट्रीब्यूशन जो है कल्चर के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि मेंस में स्पेसिफिकली कल्चर जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो जैसे सबसे पहले तो कंसेप्ट ऑफ अहिंसा। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो राइट एक्शन था, जहां पे तुमने किलिंग को जो है वो एक तरह से साइडलाइन करना है, तो वहां से जो है वो अहिंसा का कंसेप्ट हमारे कल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, जो बाद में महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत थी हमारे कल्चर में अहिंसा की, वो हुई थी बुद्धिज्म और बेसिकली जैनिज्म। इन दोनों को हम लोग क्रेडिट देते हैं फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ अहिंसा इन इंडियन कल्चर। सेकेंड देखा जाए आर्ट एंड आर्किटेक्चर, चाहे तुम पेंटिंग्स की बात करो अजंता एंड एलोरा की, ठीक है, चाहे तुम स्टूपास की बात करो आर्किटेक्चर वाइज, चाहे तुम पिलर्स की बात करो, क्लियर, चाहे तुम स्कल्पचर्स की बात करो, यक्ष और यक्षिणी के स्कल्पचर्स की बात करो, ये सारे के सारे जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुद्धिज्म रिलीजन के द्वारा ही हम लोगों को प्रदान किए गए हैं, हम लोगों को प्रोवाइड किए गए। नो डाउट इन्फ्लुएंस जो वो एक्सटर्नल और इंटरनल जरूर रहेगी, लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इन स्पेसिफिक चीज़ों की, वो किसके दौरान हुई है, तुम्हारी बुद्धिज्म कल्चर या बुद्धिज्म या जो आपका बुद्धिस्ट पीरियड था उसके दौरान ही हुई है। तीसरा आ जाएगा पाली। तो जो लिटरेचर, तो लिटरेचर में हम लोगों ने देखा है कि बुद्धिज्म के दौरान जो है वो आपका पाली लिटरेचर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, जिन किताबों को मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज योर त्रिपिटका। त्रिपिटका आपकी कौन सी आ गई, विनय पिटका, सुता पिटका एंड अभिधम पिटका। उसके बाद एजुकेशन की बात की जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर लो, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात कर लो, ये सारे के सारे जो थी वो आपकी बुद्धिज्म से ही इन्फ्लुएंस्ड थी, और बुद्धिस्ट जो आपकी एजुकेशन थी उसी को ही ये स्प्रेड किया करती थी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर। बुद्धिज्म जो है वो हिंदुस्तान में डेवलप हुआ रिलीजन है, जो आपको साउथ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, साउथ में भी देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ आपको ईस्टर्न एशिया में भी देखने को मिलता है। तो बुद्धिज्म या इंडियन कल्चर जो स्प्रेड हुआ बाहर, उसके लिए बुद्धिज्म जो है वो बहुत बड़ा या बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इसके अलावा तुम हिंदुज्म की बात करो, हिंदुज्म मोरलेस जो वो इस इंडिया वाले एरिया में या नेपाल वाले एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। जैनिज्म की बात करो, वो भी इसी स्पेसिफिक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन था जो कि आपका एटलीस्ट जो आपका सदर्न साइड ऑफ एशिया है या साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया है, वहाँ पे जो है वो बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। तो उसका स्प्रेड होने का सिंपल सा मतलब है इंडियन कल्चर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गया।
और लास्ट हम बोल दें आइडल वर्शिप, यहां पे स्पेसिफिकली बोल सकते हैं ह्यूमन फॉर्म में, कि जब गॉड को इंसान की मूर्त बनाया गया तो सबसे पहले जो गांधारा स्कल्पचर्स थे, गांधारा आर्ट थी, उसमें जो है वो बुद्धा की ह्यूमन फॉर्म में आइडल्स बनाए गए। तो हिंदुओं के अंदर या बाकी हमारे कल्चर के अंदर जब ह्यूमन को या ह्यूमन को भगवान मान के ह्यूमन फॉर्म में मूर्तियां बनाई गई, आइडल्स बनाई गई, उनकी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जो हम लोगों को देखने को मिलती है वो किसकी है, हमारी बुद्धिज्म की ही हमारे कल्चर के ऊपर। क्लियर? तो ये थे हमारे बेसिक करंट अफेयर रिगार्डिंग दी धमा चक्र डे, और उसके साथ साथ धमा का कंसेप्ट क्या है, और साथ में जो बुद्धिज्म या ये धमा है इसका हमारे कल्चर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है। तो ये है आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कोई करंट अफेयर देखेंगे हम लोग आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। नॉर्मली जो कल्चरल करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें बहुत बार देखने को मिला है कि जो चीज़ करंट अफेयर में आ रही है वो हमें एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।